एवरीवन, आज का ये हमारा करंट सेक्शन का पहला लेक्चर है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी तरीके से करंट समझेंगे और डेली आपको एक करंट का वीडियो और एक डेली हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी के डेली 10 सवाल आपको मिल जाएंगे, जो कि आप प्रैक्टिस को बेहतर रूप से बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? तो युवा इंडिया नाम का गठबंधन यूनिसेफ ने किया है। देखो, यूनिसेफ में इसका अपन व्याख्या देखेंगे तो यूनिसेफ ने क्या किया है कि युवा और खेल मंत्रालय, हमारी हमारी यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी ने बोला था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंस इंडिया बनाना है, उसके लिए युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करना होगा। मतलब यूथ को मजबूत करेंगे तभी हमारा आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। इसलिए यूनिसेफ के साथ, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की पार्ट है, के साथ मिलकर हमारे इंडिया ने ये युवा इंडिया नाम का पोर्टल बनाया है। तो दूसरा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अब पूछेंगे, सवाल है कि अब इसमें जम्मू कश्मीर को क्यों दिया? जम्मू कश्मीर को इसलिए दिया है, किसी भी एक व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, क्यों मृत्यु हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों के ये जो भी सदस्य खड़े होते हैं पंचायत समिति सदस्यों में, उन पर आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं, इसलिए उन्हें कहा आप इलेक्शन लड़िए, यदि किसी भी प्रकार का जान की हानि होती है तो आपको 25 लाख का बीमा, जीवन बीमा आपके फैमिली को मिल जाएगा। ठीक। तीसरा सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पेसेक्स शुरू किया है? तो पेसेक्स का आंसर है अमेरिका। पेसेक्स क्या है कि ये डेली या फिर हमेशा नहीं होगा, ये अभी एक बार टेम्परेरी रूप पर अवेलेबल कराया है, मतलब अस्थायी रूप से इसको अभी शुरू किया है, जो कि अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है यूएस निमित्ज, जो कि साउथ चाइना सी, दक्षिण सागर से अपने रास्ते पर था। तो इसमें यूएसए और इंडिया एक दूसरे का प्रैक्टिस करेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसी प्रैक्टिस क्यों की जाएगी? ऐसी प्रैक्टिस इसलिए की जाएगी क्योंकि अपने सीमा पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर रीजन में चाइना द्वारा यहाँ पर आतंकी गतिविधियों करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए, ताकि हम भी साउथ चाइना सी में आपको काउंटर करेंगे अमेरिका के साथ मिलके, इसलिए ये युद्ध अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में क्या क्या किया है भाई? कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से आर के सिंह ने नई दिल्ली में यह क्लब स्टार्ट किया है। इसके साथ में इन्होंने, याद रखना है, चार्जिंग प्लाजा के साथ साथ में मंत्री ने रेज का भी उद्घाटन किया है, जो कि EESL और USAID की संयुक्त पहल है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, छात्रों के लिए मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो छात्रों के लिए मनोदर्पण किया है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, मानव संसाधन HRD मिनिस्ट्री ने किया है। HRD मिनिस्टर अपने रमेश पोखरियाल ने मनोदर्पण की एक शुरुआत की है, जो ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान की तहत एक पहल है। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह हुआ है, एक्चुअली हुआ क्या, कोविड-19 आ गया, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उन पर लोड ना आए, इसलिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया है। यह नरेंद्र मोदी द्वारा भी शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आ गया, 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसमें देखो कि 5G वायरलेस डिवाइस एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ेंगे, ये हमें पता है। ठीक। ये वर्तमान में 5G तकनीक केवल अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देशों में उपलब्ध है? नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2। अब इसमें यहाँ मैंने इसकी व्याख्या दे रखी है कि भाई ये 1G, 2G, 3G, 4G के बाद एक नया 5G आया है। ये क्या कहता है? रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, UN रेड कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? UN रेड कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक कोष पर निर्भर है। बिल्कुल स्वैच्छिक कोष पर यह निर्भर है। क्या राष्ट्रीय सतत विकास में योगदान करते हुए कार्यक्रम का
समग्र विकास, वन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन और जंगलों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, वनों को बढ़ाएंगे तभी कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए मतलब कार्बन स्टॉक बढ़ जाएगा किसमें, पौधों के अंदर। ठीक। और तीसरा है ये FAO, UNEP और UNDP का संयुक्त कार्यक्रम है। हाँ ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा D 1, 2 और 3। यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है कि भाई ये UN रेड कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में बाली एक्शन और UNCCD के COP13 में रेड को रेड प्लस बना दिया गया। रेड से रेड प्लस की व्याख्या इंडिया ने दी है। रेड और रेड प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा मैकेनिज्म रेड प्लस में उपलब्ध करवाया है। और ये तीनों का FAO, UNDP और UNEP तीनों का संयुक्त मिलकर कार्यक्रम बनाया गया है, और यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म दी गई है। और ये UN रेड पूरी तरह से स्वैच्छिक कोष पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट वाला है मदर मोर्टिलिटी के संबंध में। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन सा गलत सवाल पूछ रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि WHO के अनुसार गर्भावस्था के दौरान समापन के 100 दिनों के भीतर मात्र मृत्यु एक महिला की मृत्यु, यह गलत होता है। WHO ऐसा बोलता है कि आज किसी महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उसके 42 डेज तक यदि उस बच्चे की मृत्यु, माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर हम मदर मोर्टेलिटी रेट में गिनेंगे। ये तो हो गया एक फैक्ट। अब पहले फैक्ट पर गौर करो। देखो मदर मोर्टेलिटी रेट 3 सालों के एवरेज से बताई जाती है। ये देखो 16 से 18, 7 से 9, मतलब 7, 8 और 9, 16, 17 और 18 की तुलना में लगभग 100 मौतें कम थी। एक ये हो गया। और ये हो गया कि भाई 70 से कम, क्या मतलब किसी भी दक्षिणी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब 1 लाख पे क्या 70 महिलाएं मरती है? नहीं, ये भी आंसर गलत है। ये अभी तकरीबन 122 या 113, 122 के समथिंग, 130 से 122 की रेंज में रहती है। 100 का टारगेट किया है, लेकिन 70 तो टारगेट का अभी पॉसिबल नहीं है। 100 का तो टारगेट ही डिसाइड नहीं किया, 70 का टारगेट ही डिसाइड नहीं किया, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। इसका सही कौन सा? ये 2 और 3 गलत है। और यहाँ पर ये इसकी व्याख्या दे रखी है कि भाई ये पहला आंसर सही है, बाकी ये 42 डेज वाला जो मैंने आपको समझाया, और यहाँ पर मैंने ये आपको एक चार्ट दे रखा है। ठीक। अब 9th सवाल है। 9th सवाल क्या है? बायोटेक फसलों के वितरण और वैश्विक अपनाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 में US विश्व स्तर पर शीर्ष उत्पादक के रूप में था। USA तो टॉप था। इसके बाद चीन का स्थान रहा। एक तो ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सबसे अधिक बायोटेक फसल सोयाबीन थी। तो इसका आंसर है ओनली 2। देखो कि USA तो टॉप पे है ही, लेकिन सेकंड स्थान पर ब्राजील है, ना कि चाइना। और सबसे अधिक बायोटेक फसल सोयाबीन थी, बिल्कुल ये सोयाबीन की थी। यहाँ मैंने ये फ्लो चार्ट भी दे रखा है कि यहाँ पर सोयाबीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कॉटन, मेज और ये कनोला की है। और यहाँ पर ये मैंने इसकी व्याख्या दे रखी है कि भाई ये है कि भाई USA टॉप पे है और ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन, मक्का, कपास और कनोला थे। यद्यपि बायोटेक के रोपण में केवल 2% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैक्सिमम इसका है। दुनिया भर में सोयाबीन के कुल उत्पादन का 78% क्षेत्र है। तो ये था आज का लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि किसी भी प्रकार का आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। सो थैंक यू। मिलते हैं एक नए स्टैटिक पोर्शन के वीडियो के साथ में। तब तक अलविदा।